अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़, आज 25 दिसंबर है। आज वो दिन है जब जो सूरज है वो दो डिफरेंट पहलुओं के साथ जो है तलू हुआ है और हमें याद दिलाता है एक ऐसे बानी की जिन्होंने नामुमकिन को जो है मुमकिन कर दिखाया। और मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनकी सियासी बसीरत, जिनकी मोटिवेशन, जिनकी कायदाना सलाहियत ने जो है पाकिस्तान को जो है मार्ज़ वजूद में वो लेकर आए और उसके साथ साथ जो है कोशिश की जो मुसलमान जो है अपनी आज़ादाना जो ज़िंदगी जो है एक नए मुल्क में जो है आज़ादी के साथ गुजार सकें। और अगर दूसरे पहलू के ऊपर बात करें तो दूसरे पहलू में क्रिसमस की जो तकरीब है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं। और ये वो दिन होता है जब मसीह बरादरी जो है कहते हैं ना कि अमन का या जहती का पैगाम लेके जो है पूरी दुनिया में जो है इसकी सेलिब्रेशंस करते हैं। और आज का दिन हमें सिखाता है कि इत्तेहाद जो होती है और बाहिमी एहतराम और रवादारी का जो सलूक होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और हर मुल्क में जो है इसकी अफादत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज़ जो हैं क्रिश्चियंस, वो हम लोग चाहते हैं कि वो इस दिन को जो है कमेमोरेट करें, सेलिब्रेट करें और डिफरेंट तकरीब भी इसी लिहाज से जो है रखी जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज के दिन जो है पार्क्स में रश होगा, लोग जो हैं खुश उसलूबी के साथ एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, तो इस दिन की अहमियत जो है वो और भी बढ़ जाती है। बात करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत के तौर पर देखा जहाँ कानून की हुक्मरानी जो है, हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल हो और अक़लियतों को खुद मुख्तार बनाया जाए और ख़ुद को महफूज और बावकार जो है महसूस करें वो। तो हमने आज जो है इस सोच के ऊपर हम आज कायम है कि क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो काविश थी, जो कोशिश थी, वो पूरी उतरी है? क्या जो पाकिस्तान है वो इन असूलों के ऊपर जो है पूरा उतर रहा है? और पाकिस्तान के कितने करीब जो है हम देख रहे हैं उनका जो ख्वाब जो था जो उन्होंने कर दिखाया। तो आज हम बात करेंगे उस ख्वाब की, उस ताबीर की और उस ख्वाब के हसूल के लिए जो राहें जो कुर्बानियाँ दी गई और जो कि राहें खुली। तो आज हम इस कोशिश पे बात करेंगे जो ख्वाब था उनका वो पूरा कर दिखाया। और उसके साथ साथ अगर हम तकरीबात के ऊपर भी बात करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी बहुत से तकरीबात होती हैं और लेक्चर्स दिए जाते हैं और केक कटिंग सेरेमनी भी होता है। और पूरा पाकिस्तान जो है वैसे ही आज दो सेलिब्रेशंस के ऊपर जगमगाया गया है। आपने देखा है कि जगह जगह लाइट्स लगी हुई हैं और आज छुट्टी का दिन भी है और लोग जो हैं डिफरेंट जगहों का रुख करते हैं, रिक्रिएशन पार्क का रुख करते हैं, रिक्रिएशनल स्पॉट्स ढूंढते हैं जहां वो अपने बच्चों को हिस्ट्री के ऊपर बात कर सकें, बता सकें और दोनों कहते हैं ना कि दोनों इवेंट्स की अहमियत के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। तो आज हम भी रोशनी डालेंगे हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सलाहियतें हैं क्या हम उस चीज़ को देख रहे हैं और जो उन्होंने उनकी जो भी हिस्ट्री के ऊपर उनकी कोशिशें थीं और जो उन्होंने सोच थी उनका नज़रिया था, क्या आज के पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हम पूरा उतर रहे हैं और आज का पाकिस्तान जो है हम उन चीज़ों को उस अपने मुल्क में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो हिस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं आज हमारे शो का हिस्सा, हमारी मेहमान ख़ास हैं डॉक्टर कंवल साहिबा, जो आपने उनको पहले भी हमारे शोज़ में देखा है, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी रही हैं, हिस्टोरियन हैं और उससे पहले जो है पंजाब आर्काइव को हेड करती थी। मगर हमने सोचा कि बीइंग हिस्टोरियन आज हम उनसे पूछें कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये तमाम कोशिश को, तमाम सलाहियतों को कैसे देख रही हैं, किस पस मंज़र में देख रही हैं और क्या पाकिस्तान जो है उनकी वही सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर कंवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मैं ज़्यादा माजरत कर लूँ कि ये जो आजकल का फ्लू है मैं उसमें से गुजर रही हूँ। अगर कहीं खांसी या कुछ ऐसा हो, मौसम ऐसा है, तो मैं पहली माजरत कर लेती हूँ। लेकिन जब आपकी तरफ से मुझे आज बात करने पे इनवाइट आया तो कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। आप यकीन करें मैं इमीडिएटली डॉक्टर पे जाके आई वांटेड टू रिकवर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं यकीनन बात करना पसंद करूँगी। और जिन्ना के हवाले से देखिए कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या शख्सियत थे
और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और आज के दिन की मुनासबत से जब मैं देखती हूँ तो आज हम जिस जगह जिस मकाम पे बैठे हैं, जो हमने अचीव किया है, अगर हमारी कोई दुनियावी कामयाबियाँ हैं, और उसमें मैं समझती हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ है। और बहुत सी हम बातें सुनते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है हमारे इर्द गिर्द। पिछले चंद सालों में तो बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बात होना शुरू हुई है, बल्कि बाज़ फोरम्स पे तो बाकायदा सवाल किया जाता है जी कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत थी भी या नहीं। दूसरा, मैंने एक और चीज़ ये देखी कि कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं ना कि एक सस्ती शोहरत की खातिर, मैं हमेशा हंसती हूँ कि जब आप कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो शायद कोई मुड़ के नहीं देखता, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कायद-ए-आज़म मुर्दाबाद तो हज़ार लोग मुड़ के देखते हैं कि ये कौन है। लेकिन ये कहने वाले ये भूल जाते हैं कि उस शख्स की वजह से वो आज एक ऐसी जगह पे बैठी है जहाँ पे वो बाआवाज़ बुलंद बात कर सकते हैं, वरना हम जिस माजी में से गुज़र के आए हैं वहाँ पे तो कहते हैं ना कि बात करने को भी ज़ुबान तरसा करती थी। काश कि ये जो उनकी मुखालफत में इतना बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने वो ज़माना देखा होता, वो जानते कि क्या सलूक था और क्या हालात थे, तो शायद वो कभी भी कायद-ए-आज़म की शख्सियत और पाकिस्तान की वजूद में आने पे सवाल ना उठाते। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कायद-ए-आज़म जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। डॉक्टर कबल, मुझे ये बताइएगा कि विज़न क्या था उनका, क्या सोच थी उनकी? हिस्ट्री की बुक्स में जो है हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बिकॉज बीइंग हिस्टोरियन आप मेरी रहनुमाई कर सकती हैं कि वो पाकिस्तान को कहाँ देखते थे, क्या सोच के साथ उन्होंने पाकिस्तान को बनाया? देखिए, मैं बार बार पानी पीती रहूँगी ना, मेरा बहुत गला ख़राब है आज। इसके लिए थोड़ा हमें तारीख़ में जाने की ज़रूरत है, और जब हम तारीख़ी एतबार से देखते हैं तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ पूरे खित्ते पे कब्ज़ा करते हैं तो उन्होंने एक जो सेगमेंट था सोसाइटी का उसको पर्टिकुलरली टारगेट किया, और वो मुसलमान थे। इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर हर किस्म की तरक्की के दरवाजे जो थे वो बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। ये एक मिथ है कि शायद मुसलमान बड़ी एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ के आप सियासी और समाजी और मुआशी हालात के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसको बिल्कुल, ये कहते हैं ना, दे वर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो है हमारे कुछ लीडर, जिनमें कि मोहम्मद अली जिन्ना was the main person, उन्होंने उसके बारे में बात करनी शुरू की। उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ प्रपोजल्स आई, मुख्तलिफ बातें हुई, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को पसंद नहीं कर रहा था। इन तमाम वाक़यात और हालात को देखते हुए मुस्लिम उम्मा के लिए कोई भी एक ऐसा लीडर मौजूद नहीं था जो कि इंडिपेंडेंटली, स्ट्रॉन्गली, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दबाव के इसको लेके हम यहीं से शुरू करते हैं। एक ब्रेकिंग पे जाना है, तो व्यूअर्स आप लोग हमारे साथ रहें, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हम आज योम पैदाइश है और हम इस पे बात कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कबल खालिद, हिस्टोरियन हैं, और वो हमें बता रही थी कि कायद-ए-आज़म का विज़न क्या था। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जब मैं कायद-ए-आज़म का विज़न अगर किसी ने अंडरस्टैंड करना है और उनके ख़यालात के बारे में जानना है तो मैं तो व्यूअर्स को यही कहूँगी कि कभी आप उनकी स्पीचेस जो हैं उनके अब बहुत आसानी से ड्राफ्ट मिल जाते हैं, बहुत सी किताबें हैं, ऑनलाइन भी मौजूद हैं, कभी उसको पढ़ के देखिए। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको यूँ महसूस होता है कि उस शख्स ने हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में उन्होंने बाकायदा बड़ी क्लियर जो है डायरेक्शंस मौजूद हैं, उनका विज़न उसमें मौजूद है। और आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ही वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड एक ऐसी कौम के लिए जो कि बहुत लिबरल है, एजुकेटेड है, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी है और जहाँ पर हर शख्स के बराबरी के हकूक़ हैं और किसी भी फ़र्द को सप्रेस हुए बग़ैर अपनी वो ज़िंदगी आज़ादाना तरीके से गुजार सकता है। आप देखिए कि मैंने जब उनकी कुछ स्पीचेस पढ़ी तो मुझे लगा कि जैसे हर एज इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू मी, नो,
कि भाई आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, बोथ एज अ नेशन एंड एज एन इंडिविजुअल। मुझे आज तक ये नहीं समझ आती कि हम क्यों उन तकारीर को या उनके फरमुदात जो हैं वो एक बड़े टिपिकल से हमने 10-12 रखे हुए हैं जिनको हम रिपीट करते रहते हैं। जब आप इन डेप्थ उनके बारे में बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उन्होंने तो पूरे का पूरा आपको एक क्या कहूँ एक सिस्टम जो है वो हमें जिना की ज़िंदगी से मुतालिक जो है उनके अपने होते हुए हमें वो मिलता है, और उसको हम अडॉप्ट करें, उसको हम लेके चलें तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने ये किया कि जिना को हमने वो कहते हैं ना कैप पहना के एक बिठा दिया पेडिस्टल पे, और फिर जो पेडिस्टल पे बिठा देते हैं वो हमारी ज़िंदगियों से शायद दूर हो जाता है। तो प्रैक्टिकली हमें देखना चाहिए। स्पीकर नहीं हमने उनको देखा, एज अ लीडर, एज अ गाइड, एज अ टीचर, हमने उनको उस नज़र से नहीं देखा। मुझे बहुत सारी जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तो मैं डेफिनेटली जना को जो है रेफ़र करती हूँ, मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने मसाइल के हल जो थे और वो नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने बताए और इंटरनेशनल लेवल पे बात की, तो हमें उनको एक्सप्लोर करने की इन डेप्थ जो है वो बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो मसला हमारा ये आ गया है कि हम अब खामियों में ज़्यादा पड़ गए हैं और जो उस शख्स की अचीवमेंट है उस पर हम बहुत कम बात करते हैं। अगर करते हैं तो बड़े रवायती अंदाज में करते हैं, तो हमें रवायत से हट के, जैसे मेरा एक अपना कहना है कि अगर आपने जिन्ना को जानना है तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पढ़िए। मैं अगर जिन्ना को कभी ज़िंदगी में पढ़ाऊँगी तो मैं बात करूँगी जिन्ना की फ़ातिमा के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, मैं बात करूँगी जो उनकी रत्ती बेगम के साथ रिलेशनशिप था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी तारीख़ी शख्सियात है ना हिना, ये इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं, उनकी भी कुछ ख्यालात हैं, उनके बहुत सारे हैंडीकैप्स भी हैं, तो उनके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो जब आप उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ सेक्रीफाइस किया, क्या सोच के वो आगे बढ़े, तो मैं समझती हूँ कि उनकी बातों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो मेरी अपने तमाम ऑडियंस से ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप कायद-ए-आज़म के 14 निकात याद करते हैं, जो कि बचपन से हम याद करते आ रहे हैं, तो कभी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पढ़िए और सोचिए कि उस शख्स ने हम लोगों की खातिर क्या सेक्रीफाइसेस दिए कि अपनी पसंदीदा तरीन खातून और अपनी मोहब्बत को भी उन्होंने हमारी खातिर जो था सेक्रीफाइस। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं डॉक्टर कंवल कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात में अक़लियतों के हकूक़ को कैसे देखा गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको पता है कि वैसे ही क्रिसमस भी है और हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ भी पाकिस्तान में उसी तरीके से जो हैं वो ज़िंदगी गुजारें जिस तरह उनका हक दिया गया है। देखिए, सब कॉन्टिनेंट एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पर हमेशा ही से मुख्तलिफ़ नस्लों के मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग आबाद रहे हैं। ये अब की नहीं बात, ये हम तारीख़ में पीछे जाएँ तो हमें ये दिखाई देता है। और यहाँ पर वही हुक्मरान बहुत कामयाब हुए जिनमें सेकुलर एलिमेंट जो था वो डोमिनेटिंग था। और इसमें हमें तारीख़ में बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जिन्होंने एक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट की और उसको साथ लेके चले। इसी डाइवर्सिटी को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत दी और उसके बारे में बहुत बात भी की। मैं आपको एक बात कहूँ कि यहाँ पर एक ऐसा मुआशरा था जिसमें कि टॉलरेंस जो थी वो बड़ी लाजिम थी, और उस टॉलरेंस का इजहार हमें बहुत सारे रूलर्स के लाइफ में, हमें अकबर के दौर में दिखाई देगा, हमें अशोका के दौर में नज़र आएगा, हमें जहांगीर के, अल्तमश के, खिलजी के, आलमगीर के, अगरचे आखिरी नाम पे लोगों को बड़ा शदीद एतराज़ होगा, लेकिन तारीख़ी एतबार से आलमगीर के दौर में भी आपको बड़ा एक सेकुलर सिस्टम दिखाई देता है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में आपको एक ऐसा मुआशरा नज़र आएगा जिसमें कि तमाम लोग जो हैं वो बराबरी की सतह पे काम कर रहे थे। तो जिन्ना जो है वो भी यही इसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं और हर शख्स को यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का आज़ादाना तरीके से हक था। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहती चलूँ कि अब जब हम अपनी मुस्लिम डायनेस्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो उन पे बड़ा हैवीली क्रिटिसिज्म होता है और उनको बहुत, माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बुरा भला कहा जाता है।
मेरी एक बड़ी गुजारिश है कि बुरा भला करने से पहले एक दफ़ा ज़रा उनके बारे में जान लीजिए, देख लीजिए कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। देखिए, कोई शख्स फरिश्ता नहीं होता, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, तो हमें देखना है कि अच्छाइयों का पलड़ा उन्होंने क्या किया है उसको लेके चले। तो उसमें मैं देखती हूँ तो मुझे उनकी बहुत सी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। डॉक्टर कमल, मैं इसलिए बात इधर क्लेतों की कर रही थी क्योंकि हमने ये देखा रिसेंटली सोशल मीडिया पर भी, आपने एक वीडियो देखी थी जब इंडिया में मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं जी, और कैसा सलूक उनके साथ किया गया। एक औरत के साथ आपने देखा है कि निकाब खींच के उसका उतारा गया है। इस तरह की वीडियोस जब आती हैं तो हम अपने आप पे अपने आप को उस पैमाने में लाते हैं कि हम फिर बहुत बेहतर हैं। देखिए, ये तो जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं ना, जब वो कहते हैं कि जी लकीरें खींच दी गई और हमें जुदा कर दिया गया, ये ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो ये उनको मैं कहती हूँ आईना दिखाते हैं कि हम आज जिस मुल्क में इतनी आज़ादी के साथ मूव कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए कोई लड़की ये ख्वाब में भी सोच सकती है कि कोई इस तरह से उसके चेहरे से नकाब खींचेगा या कोई इस तरह उसकी तजलील करेगा। एक बात मैं आपसे कहती चलूँ, नकाब लेना ना लेना जो भी है ये एक फ़र्द का फैसला है और उस फ़र्द के हर फैसले की रिस्पेक्ट करना पूरी सोसाइटी का फ़र्ज़ है। अब वहाँ पर वो उनका हेड ऑफ द स्टेट था जिसने ये हरकत की, अब उसने अवाम में क्या मैसेज दिया? पहली बात तो ये कि एक ख़ातून की इस तरह इंसल्ट करना, मैं बाज़ का सोचती हूँ कि वो जब बच्ची थी उसकी क्या जहनी कर्ब का आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। शी वॉज़ अ डॉक्टर। तो उसके साथ, और अब जब इन तमाम वाक़यात को देखती हूँ तो फिर मुझे उन लोगों को बड़ा दिल चाहता है कि उनसे कहूँ कि आइए देखिए जो बाप कायद-ए-आज़म की वो बात याद आ जाती है। हाँ, कि आप तमाम जो हैं अपनी आज़ादी के साथ जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं और किसी को किसी के ऊपर जो वहाँ रह गए थे वो सारी ज़िंदगी अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे कि हम आपके साथ खैर हैं। और आप देखिए दैट इज़ द बिगेस्ट माइनॉरिटी देयर, जिसका नंबर इतना ज़्यादा है। तो ये जिस मुल्क में इस वक्त हम सांस ले रहे हैं ना, इसको हम बाज़-औक़ात फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ ना, जिन जिन मकामात पे आज हम बैठे हुए हैं, जो हम स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं, जो हम अपॉर्चुनिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं, यकीन कीजिए अगर हम यूनाइटेड इंडिया में होते तो ये एक नामुमकिनात में था। ये बात याद रखिए। इट वाज अ डार्क नाइटमेयर। इट वाज अ डार्क नाइटमेयर। जब असल में हुआ ये है कि जो हमने बातें सुनी अपने बुज़ुर्गों से जो उस में रहते थे, बल्कि अब तो आजकल मैं बड़ी सीरियसली सोच रही हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन ने उनसे फ़र्स्ट हैंड सुना, वो सब तो चले गए हैं, तो हमें उनकी बातों को जो हमें पता है, हमने सुनी है, हमें याद है, तो हमें ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ छोटी सी बात कि मेरे वालिद साहब अमृतसर में थे, तो वो कहते हैं कि जब हम दुकान से कुछ लेने जाते थे तो उन्होंने बनिए ने एक अलग से बर्तन रखा होता था जिसमें हम अपना कॉइन यूँ फेंकते थे और वो अपने हाथ में से हमारा कॉइन नहीं लेता था, और उसने एक फुकनी रखी होती थी जिसमें वो पुड़ी बांध के दे देता था और वो उन तक पहुँचती थी ताकि उसका मुसलमानों के साथ फ़िज़िकल डिस्टेंस या फ़िज़िकल कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट बिल्कुल ना हो और डिस्टेंस पे हो। मैं आपको इस किस्म के हज़ारों वाक़यात सुना सकती हूँ। जो है वो मिसाल है जो उन्होंने आपके जो वालिद साहब ने आपको नरेट की है। डेफिनेटली हम बात करेंगे, हम यूथ पे भी बात करेंगे, यूथ पे क्या फरमान था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आज। और आज हम कमेमोरेट कर रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश को। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। कहते हैं ना कि मौसम चाहे जो भी हो मगर चाय बने बस टपाल दानेदार से। तो मैं भी चाय पी रही हूँ और आप भी जो है हमारा प्रोग्राम भी देखें, साथ साथ चाय भी बने। और कहते ये भी हैं कि हर लम्हा जो है बन जाए यादगार जब चाय बने बस टपाल दानेदार से। तो प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं आगे। और डॉक्टर कमल खालिद से मैं गुफ्तगू कर रही थी। डॉक्टर कमल खालिद, आप बता रही थी थोड़ी सी विजन के ऊपर बात करते हैं, मगर अभी हम चाहते हैं कि आप यूथ के ऊपर हमें बात बताएं कि यूथ के ऊपर क्या उनके मुद्दात हैं, क्या वो सोचते थे, क्या उनका विजन था और आज यूथ उस विजन को लेके चल रही है आगे।
देखिए मेरा सारा वक्त जो है तकरीबन ज़िंदगी का वो यूथ में डेफिनेटली गुजरा है। और जब मैं जिन्ना के हवाले से देखती हूँ तो उनकी तो उम्मीद ही यूथ थी, क्योंकि ये वो नौजवान होते हैं जिन्होंने के आगे मुल्क को संभालना है। लेकिन जब मैं उनके दौर से आज तक, और आप ये देखिए कि पाकिस्तान बनाने में यंगस्टर्स का बहुत बड़ा हिस्सा था। जो स्टूडेंट फेडरेशंस थी वो जिन्ना के लिए कुर्बान हो जाया करती थी, उनके वो इतना आइडियलाइज करते थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और उनकी मोटिवेशन और उनकी एक कहते हैं ना जोश और जज्बे की बुनियाद जो थी वो जिन्ना का वजूद था। एंड दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय द लीडर। बात बड़ी अच्छी की है, जो मोटिवेशन हमने उस स्ट्रेटा में देखी जो कि 50, 60, 70, 80 का स्ट्रेटा था, उसके बाद एकदम से शिफ्ट हुआ। हाँ, वो लीडरशिप, वो मोटिवेशन, वो उनके फरमुदात आगे गई नहीं। जो पढ़ाए गए वो इतने कम थे, इतनी कम क्वांटिटी में थे कि हम उनको एज उनका पैराडाइम हम अपने दिमाग में लेके आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है ना, कि वाकई 80 की दहाई तक चीज़ें जो थीं वो काफ़ी बेहतर थीं। उसके बाद जो एक पलटा खाया है हमने एज अ सोसाइटी, आप उसके अंदर ये देखिए कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स थे, जो हमारे मोरालिटी थी, जो भी हमारी तारीख़ी शख्सियात थे, हर एक पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया और उनके नेगेटिव जो पहलू थे उसको आगे रखे। और मज़े की बात ये कि बहुत सारे मनफी पहलू जो दिखाए गए हैं वो इमेजिनरी भी हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और उसमें मैं समझती हैं जी, उसमें हमारे मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि अभी कुछ अरसे से मैंने गौर करना शुरू किया है कि हमारे जितने प्रीवियस रूलर्स थे उन सब के बारे में इतनी मुग़ल्लज़ात लिखी जा रही हैं और इतने तारीख से हट के बातें की जा रही हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं था। और उसमें हमारे जितने गज़नवी, गौरी, अल्तमश, इन सब के बारे में बहुत ही फजूल हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। डिस्टॉर्ट। और जहाँ तक जिन्ना का सवाल है तो जिन्ना की ज़िंदगी के वो पहलू जो कि मैंने आपसे यही कहा कि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता है ना, तो जहाँ पे कहीं उनकी कोई कोताही या कहीं कुछ नज़र आता है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल में कुछ नहीं मिलता उनको, उसको बार बार जो है हाईलाइट किया जाता है। हाईलाइट ऐसे करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि सच बन जाए। और इस वक्त तो सोशल मीडिया जो है, पिछले मैं आपको बताऊं कुछ अरसे में तो मुझे समझ नहीं आती, उसमें हम जैसे लोग जो हैं, अब यकीन कीजिए कि मैं अक्सर बहुत डिप्रेस होती हूँ वो पढ़ के, और उसके बाद उससे ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ नीचे कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है जो अपने बड़ों की इंसल्ट करके खुश हो रहे हैं, उनकी कुर्बानियां नहीं देख रहे, उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे। डॉक्टर कमल, मैं इधर आपसे बात करना चाहूंगी, मुझे याद है मेरे जब ग्रैंडफादर नरेट करते थे पार्टीशन का मामला तो वो ज़ारों कतार रोते थे। वो कहते हैं तुम लोगों को नहीं पता जो हमने फेस किया। Exactly. और वो मुल्क के ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं करते थे, उनके लिए पेट्रियाटिज्म पाकिस्तान सबसे पहले था। आज हम बीइंग बहैसियत एक यूथ क्यों भूल गए हैं कि ये चीज़ें अब बिल्कुल जो है हमें नहीं सिखाई जा रही, ये हमारी तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए कि पहले मुल्क फिर कुछ और। इसकी वजह यह है ना कि हमने हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो मेरे पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो वक्त, वो दौर देखे। उन्होंने देखा कि किस तरह मुसलमान लड़कियों के साथ क्या सलूक हुए। उन्होंने ये देखा कि किस तरह मुसलमान लड़कों को बरहना करके बाज़ारों में उनकी परेड करवाई जाती थी। ये तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है, अखबारात में लिखा हुआ है। और उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं उनकी आंखों के वाक़यात हैं, उन्होंने डे टू डे वो इंसल्ट्स बर्दाश्त की। तो उनके लिए पाकिस्तान आना और एक इज्जत से ज़िंदगी बसर करना एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो पूरा हुआ। चुके हैं ये बात नहीं, ये हम सब बातें भूल चुके हुए हैं। और हम जो है बस ये कि जी फ़लाँ मेरा भाई था तो फ़लाँ मेरे लिए बड़ी प्यार करता था तो मदद करता था। वो तमाम भाईचारा, वो मदद जो थी, जब 47 के फसादात होते हैं तो उसमें वो ख़त्म हो जाते। एक आधी फैमिलीज वहाँ रह गई, आधी फैमिलीज आई और कुछ बीच में कहते हैं ना कि उनकी सफाई हस्ती से नाम ही खत्म हो गए। एक और बात जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये मैं बात मुकम्मल करना चाहूँगी ना, एक बड़ी अहम बात है। फसादात के हवाले से बहुत कहा जा रहा है कि जी हमने जो है बहुत ज़्यादा, हमने भी, मुसलमानों ने बड़ा कत्लेआम किया।
मैं आपको टेक्निकली एक बात बताऊं, ऑफ कोर्स मुसलमानों ने भी उस फसादात में हिस्सा बने। दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड जो है वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ हमें वो दिखाई देता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये एक डिप्राइव्ड सोसाइटी थी, ना तो इनके पास पावर थी ना इनके पास वेपन्स थे। सो मच सो कि जब ये पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में बात होती है तो जब इंडिपेंडेंस नज़दीक आती गई तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से तमाम हथियार जो थे वो छीन लिए थे। सो मच सो कि घरों में डंडे होते थे और हॉकियाँ होती थी, तो वो डंडे और हॉकियाँ तक कॉन्फिस्केट कर ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ मुसलमानों ने वो डंडे और हॉकियाँ अपनी सेहन में दबा दिए, मिट्टी के सेहन में। तो जब ये आते थे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो सेहन देखते थे कि यहाँ पर कोई ताज़ा खुदाई तो नहीं हुई। अब आप मुझे ये बताइए, एक ऐसी नेशन जिसके पास कोई वेपन ही नहीं है, जिसके पास किसी किस्म की पावर नहीं है, जिसने 150 साल की सप्रेशन देखी है, जिसमें हमेशा उसको पुश बैक किया गया है, मुझे बताइए कि वो क्या क्या कर सके होंगे। तो इन बातों पे हमें गौर करने की लॉजिकली ज़रूरत है। एक और बहुत बड़ा हमें जो ताना मिलता है लाहौर के हवाले से कि लाहौर में जी मुसलमानों ने कभी कोई वेलफेयर का काम ही नहीं किया, जो हॉस्पिटल बनाए वो दूसरी कौमियतों ने बनाए। उसकी बुनियादी वजह, मैं जब अपनी पीएचडी की रिसर्च कर रही थी तो मैंने पूछा जी फ़ाइन आर्ट्स में कौन लोग थे जो काम कर रहे थे, तो मैंने कहा जी मुसलमान जो थे उनका क्या रोल था। तो वो जो लोग जिनसे मैं इंटरव्यू कर रही थी वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा जी मुसलमानों ने क्या करना है, उनकी ना तो यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, ना कारोबार थे, ना वो तालीम में कहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर थे, छाबड़ी फरोश थे, और ये छोटे मोटे काम करने के लिए जो है मेजॉरिटी, मैं सबकी नहीं बात करती, फ्यू एक्सेप्शंस वर देयर, मेजॉरिटी मुसलमान लाहौर का जो था वो मजदूर तबका था। आज हम जहाँ बैठे हैं, जिन ऑफिसेस को एंजॉय कर रहे हैं, जिस स्टेटस में एजुकेशन को हम जिन अपॉर्चुनिटीज़ को, सबसे बड़ी बात हम जिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि मैं किसी ऐसे मोहल्ले में ना जाऊं जहाँ पे कि मेरी इंसल्ट होगी, जहाँ पे कि लोग जो है मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। तो उस वक्त के बारे में हमें अपने यूथ को बताना चाहिए, बच्चों को बताइए खुदा का वास्ता कि आज हम जो सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं वो बड़ा एक तकलीफ दे सफ़र था, और उसमें अगर जिना की ज़ात ना होती तो आप यकीन से मैं कह सकती हूँ कि मैं और आप आज जहाँ बैठी हैं दोनों, शायद हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। तो हमारे साथ मौजूद ही प्रोफेसर डॉक्टर कंवल खालिद जो हैं तारीखदान, हिस्टोरियन। आज उन्होंने बताया है कि विज़न क्या था, मूवमेंट क्या थी, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो कंट्रीब्यूशन है हमने उनको नहीं भुलाना, हमने उस कंट्रीब्यूशन को, उस विज़न को आगे लेके चलना है। और ये जिम्मेदारी आयद होती है यूथ के ऊपर। यूथ जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है 60% के करीब, तो यूथ का काम है कि कायदाना सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात जितने भी उनको पढ़ें, उनको सराएं और उनको आगे लेके चलें। यही ज़रिया है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सरखुरू करने का। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट विमेन, जो है ख़वातीन पर बढ़ते हुए डिजिटल तशद्दुद के ख़तरात। कितना बड़ा टॉपिक है, कितना संगीन टॉपिक है, और पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने लोगों के लिए राब्ते और मालूमात को एक्सट्रैक्ट करना, उसके नए दरवाजे भी खोल दिए हैं, आसान भी कर दिया, और ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी जो है वो भी जो है वो नुमाया नज़र आ रहा है। और अगर हम थोड़ी सी इसकी पस मंज़र की बात करें तो कौमी साइबर क्राइम एजेंसी NCCIA ने 2025 में जो है 22,500 से ज़ायद डिजिटल तशद्दुद की शिकायत उनको मौसूल हुई हैं, जिसमें से उनको हल करते जो है 26 मुजरमों को जो है सिर्फ सज़ा
दिलाई गई है और जिस पर पार्लिमानी फोरम्स में सख्त से सख्त जो है तनकीद भी हो रही है। और इससे ज़ाहिर ये होता है कि सिर्फ ऑनलाइन जो हरासा है और ब्लैकमेलिंग बढ़ रही है, बल्कि कानूनी और इंतज़ामी निज़ाम को भी शदीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारी ज़ेर बहस भी हो रही है, बहुत से सेमिनार्स भी मुनक्किद हो रहे हैं। एंड रिसेंटली आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट सेमिनार टू, जिसमें जो लोग हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, किस किस तरह के डिजिटल वायलेंस जो हैं वो उजागर किए जा रहे हैं, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैक करते हैं, कैसे फिर ताल्लुकात कायम करते हैं और उन ताल्लुकात की बिना के ऊपर जो है उनको भी जो है वो तंग किया जाता है, पिक्चर्स लीक की जाती हैं, इसके साथ साथ भी उनके पूरे ख़ानदान को भी हरासा किया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है डिजिटल राइट एक्सपर्ट निगत दात, जिनको मैं वीडियो लिंक पे वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निगत आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। निगत इतना रिगरस टॉपिक है बिकॉज टॉपिक इज़ वेरी सीरियस और डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। एवरीवन इज़ पुटिंग देयर फुट फॉरवर्ड और अब जितने भी एपिसोड्स हुए हैं हम सब किसी ना किसी वायलेंस का शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं। और क्या हम जब अपने वाक़यात नरेट कर रहे हैं या यूथ को हम एड्रेस कर रहे हैं तो हम यूथ को हरासा ना होने से बचा सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बचा सकते हैं। इसमें हमेशा से हम लोग ये कहते आए हैं और हमारा जो काम है टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, वो पिछले 10-15 साल से हम ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जब कोई भी इस टॉपिक पे नहीं कर रहा था। और अभी जो आपने पार्लियामेंट्री रिपोर्ट का जिक्र किया और उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया है जो NCCI की कारकर्दगी है या उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, तो हम इन तमाम कमियों का बहुत सालों से जिक्र कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में। हमारी एक हेल्पलाइन है साइबर हरासमेंट की और उस हेल्पलाइन पे लोग कॉल करते हैं, वो फ्री प्रो बोनो हेल्पलाइन है। और उसके रोशनी में हम हर साल ये देखते हैं कि हमें किस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, कौन सा एज ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है, खवातीन ज्यादा हैं, मर्द ज्यादा हैं। और हर साल हम ट्रेंड जो है वो डिफरेंट देखते हैं और वो इस वजह से कि टेक्नोलॉजी जो है वो मुसलसल तब्दील होती रहती है, उसमें बहुत तेजी आ गई है इनोवेशन में। तो हम यूथ को बचा तो सकते हैं, लेकिन ये कोई एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा, एक गवर्नमेंट ये नहीं इस तरीके से बचा सकती। हम सब लोगों को मिलके अपना किरदार अदा करना है, मल्टी स्टेक होल्डरिज्म जिसको कहते हैं। और उसमें सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हम जो इदारे हैं डिजिटल राइट्स के या जो इस इशू पे काम कर रहे हैं उनका भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें अमल दखल हो और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नमेंट सुने और साथ साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस कन्वर्सेशन में शामिल हो। वरना तो आप खुद ही कवानीन बनाते रहेंगे लेकिन आप उन कवानीन का इतलाक किस पे करेंगे? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर पुश नहीं कर सकते कि वो भी अपनी कारकर्दगी को तेज करें, तो आप सिर्फ अपने मुल्क में अगर लोगों को, क्रिमिनल्स को पकड़ने जाएंगे तो उतनी पहले अपनी कैपेसिटी देख लें कि कैपेसिटी कितनी है, रिसोर्सेज कितनी है आपके पास। और वो इनकी रिपोर्ट से ही जाहिर हो गया है कि रिसोर्सेज की शदीद कमी है और पॉलिटिकल विल की भी शदीद कमी है। अच्छा निगत, ये मुझे बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स 22,000 जो हैं वो शिकायत जो है मौसूल हुई हैं और सिर्फ 26 जो हैं केसेस हैज़ बीन सॉल्व्ड इन अ फॉर्म ऑफ जो क्राइम जो है वो एडजस्टेड था या जो उनको सजाएं हुई हैं। तो आप क्या कहेंगी, ये कहाँ इस चीज़ का फुकदान आ रहा है? क्या इदारों का फुकदान है? जैसे आपने बताया कि रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल, हमें जब से 2016 से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो कानून जिसके अंदर ये इदारा बना था, साइबर क्राइम एजेंसी अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और अब ये तब्दील हो के NCCI बन गई है। तो हम हमेशा से हमने ये देखा है कि शुरू में तो इनको सेटल डाउन होने में ही बड़ा टाइम लगा उस कानून के मुताबिक, और हमेशा से हमें ये बात
जो कंप्लेनेंट्स जो शिकायत लेके जाते हैं या जो कंप्लेंट दर्ज करवाने जाते थे, उनसे हमें ये हमेशा बात सुनने को मिली कि इतने ज्यादा प्रोसिक्यूटर्स नहीं हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं हैं या उस तरीके से सर्वाइवर्स की बात नहीं सुन पाते। और हमने ये फीडबैक मुसलसल हम देते रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी, और रियासत के जो इदारे हैं, आईटी मिनिस्ट्री हो गई या इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई जिसके अंडर एफआई आता है। तो रिसोर्सेज की कमी तो है ही है, और वो शुरू से है। मसला जो हम लोगों को इतने 10 सालों के बाद भी, देखिए 2016 से ये शुरू हुआ था कानून का अमल दरामद, और हम 2025 में खड़े हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये मामला कल शुरू हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में इस पे ज्यादा तवज्जो ही नहीं दी गई, इसको प्रायोरिटी ही नहीं बनाया गया। हालांकि आपने खुद कहा कि हम सब लोग डिजिटल वायलेंस से गुजरे हुए हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो हमेशा सहाफी खवातीन जो हैं वो इस बात को उठाती हैं, मीडिया पे भी रेज होती है। तो वही कि आप प्रायोरिटी देंगे तो आप रिसोर्सेज दे पाएंगे ना। तो उसका फुकदान है कि आप इसको अपनी पहले तो प्रायोरिटी बनाएं कि हमने इस इदारे को इस हद पे ले जाना है जहां पे ये सोफिस्टिकेटेड जो साइबर क्राइम है खवातीन के खिलाफ, उनको एड्रेस कर सके। निगत, आपने कहा है कि हर साल ट्रेंड चेंज होता है, जिस तरह टेक्नोलॉजी वेस्ट हो रही है ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्या ब्लैकमेलिंग का ट्रेंड चेंज हो रहा है, और क्या आप समझ रही हैं कि जाली जो है वो तस्वीरों का ट्रेंड चेंज हो रहा है? एआई के आने से किस चीज़ के ऊपर जो है वो किस चीज़ को प्रोवोक किया जा रहा है? हम असल में अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट भी निकालते हैं हेल्पलाइन की। मैं इनकरेज करूंगी जो लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं वो उसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि वो स्टैट्स के साथ होती है कि हमें किस शहर से कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, किस हवाले से आई हैं, मर्द हैं या ख़वातीन हैं। और हमने ये देखा है कि जब हमने काम शुरू किया था हेल्पलाइन का 2016 में, तो हमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आती थी कुछ साल तक जो आती नहीं थी वो थी नॉन कॉन्सेंशुअल यूज़ ऑफ इंटीमेट इमेजरी, यानी कि किसी की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर इस्तेमाल करना, और खास तौर पे ऐसी तस्वीर जो कि इंटीमेट हो और इंटीमेट ना भी हो, लेकिन प्रिवेसी के राइट को किस तरीके से आप, हाँ, तो हमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स वो आती थी। फिर ये ब्लैकमेलिंग ओवर इंटीमेट इमेजरी जो आपने मेंशन किया कि, और वीडियोस भी के कोई रिलेशनशिप में है या कोई ऐसा ताल्लुक है या नहीं भी है, तो फिर भी खवातीन को सप्रेस करने के लिए लोग उनकी या तो तस्वीर फेक बना लेते थे, और या उनके पास किसी तरीके से वो हासिल हो जाती थी उनका एक्सेस, और फिर वो उस पर उनको ब्लैकमेल करते थे। हमने रेप के भी बहुत से ऐसे वाकयात देखे जिसमें वीडियो बना ली गई और बाद में विक्टिम को कहा कि अगर तुमने अब अपनी जबान खोली तो हम ये तुम्हारी वीडियो फैला देंगे। तो इस तरह के वाकयात होते थे। अब पिछले 1-2 साल से हमने ट्रेंड जो है वो चेंज इस तरह होते देखा कि ये कंप्लेंट्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जो हायर लेवल पे कंप्लेंट्स है वो है फाइनेंशियल क्राइम की, और वो फाइनेंशियल क्राइम की जो है वो खवातीन के खिलाफ भी हैं, जो खवातीन इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने छोटे मोटे कारोबार करती हैं या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, यानी कि जो भी इस तरह के उनके वो फाइनेंशियल जो भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो करते हैं, और मर्द हजरात भी। तो फाइनेंशियल क्राइम की जो तादाद है वो बढ़ गई है, वो ज्यादा बढ़ गई है। और पिछले 1 साल से हमने ये देखा है कि जो हमें ब्लैकमेलिंग की कंप्लेंट्स आती थी तस्वीर के ऊपर, अब उसके साथ एडिशन हो गया कि एआई की बनी हुई तस्वीर, जो कि पहले फोटोशॉपिंग होती थी तो वो नजर आ जाता था कि फोटोशॉप हुई हुई है और आप इसमें थोड़ा सा फर्क देख सकते थे। अब वो इतनी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस हो गई हैं कि कभी कभी हम जो इन तस्वीर को रिव्यू करते हैं हमें भी मुश्किल पेश आती है कि क्या ये असली वीडियो है। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो, ये एआई आ गया है, तो एआई की वीडियोस हमें कैसे पता लग सकता है कि एआई जनरेटेड वीडियो है या ये जो है ये फेक है या ओरिजिनल है? बिकॉज ये एक मेंटल हरासमेंट भी तो है। बिल्कुल नहीं, ये जो डिजिटल वायलेंस है ये ना सिर्फ मेंटल हरासमेंट है, ये फिजिकल हरासमेंट की शक्ल में भी हमने तब्दील होते हुए देखी है। साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा फर्क लोगों पे पड़ता है कि वो अपना काम छोड़ देते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स छोड़ देते हैं, वो अपना जो भी उनका ऑनलाइन वो होता है। हमने बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, टिकटॉकर्स को देखा है जिन्होंने बिल्कुल अपने चैनल्स बंद कर दिए क्योंकि उन पे टारगेटेड हरासमेंट हो रही थी। जो आपने पूछा कि फर्क इसमें किस तरीके से किया जा सकता है, देखिए
देखें अभी जितनी भी AI जनरेटेड वीडियोस हैं, जब हम वो देखते हैं, अभी मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलते हैं, तो हमें दो तीन चीजें हम लोग उसमें गौर से देखते हैं। एक तो ये कि जो आंखें हैं AI जनरेटेड कंटेंट में, चाहे वो वीडियो हो या इमेज हो, वो बहुत स्टैटिक आपको नजर आएंगी। जैसे आप किसी एक्चुअल लाइवली चीज को नहीं देख रहे हैं, आप किसी पत्थर वाली चीज को देख रहे हैं, और उनकी जो मूवमेंट होगी वो भी बराबर नहीं होगी। जो नेचुरल आंखों की मूवमेंट है बात करते हुए, वो हमें पता लग जाता है कि नेचुरल इंसान है, लेकिन अगर आप गौर से आंखों को देखेंगे ना, तो वो आपको मैकेनिकली इधर उधर अननेचुरल मूवमेंट उनकी नजर आएगी। तो वो एक AI जनरेटेड वीडियो का उसमें पता लग जाता है कि ये है। और दूसरा ये कि जैसे आपकी 5 उंगलियां, ये बहुत बेसिक है, तो अक्सर लोगों की जो उंगलियां हैं वो ज्यादा नजर आती हैं, हमें पता लग सकता है किस तरह ये कौन सी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी निगहदार राइट्स एक्सपर्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन आई एम श्योर हम इस टॉपिक को बार बार शामिल करेंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि अल्लाह ना करे उनकी बेटी की या किसी की ऐसी वीडियो लीक होती है तो उसके क्या मुहरकात होते हैं। ये मुहरकात पूरी फैमिली पे नज़र आते हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और इसके साथ साथ जो है ये ना सिर्फ मेंटल हरासमेंट है, फिजिकल हरासमेंट है, बल्कि मेंटल हरासमेंट भी है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख के बार बार इसको रूल आउट करें कि ये AI जनरेटेड है कि ओरिजिनल है, और आपका तरीकाकार बता दिया गया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक मुनफरिद सा सेगमेंट लेकर आए हैं। योम कायद है, आज 25 दिसंबर है। इसी मुनासबत से हमारे साथ जो मेहमान ख़ास मौजूद हैं वो पर्सनालिटी पेंटिंग करते हैं, और कहते हैं ना कि अपने जज्बात, अपने एहसासात कैनवस पे उतारते हैं। तो उनकी स्पेशलिटी ये है, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत सी पर्सनालिटीज़ को कैनवस पर उतारा है, और आज हम चाहते हैं कि लाइव हमारे शो में वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट बनाएं, और उनके आर्ट, उनके तख़य्युल, उनके जज्बात जो है वो आज, उनका विजन जो है वो आज कैनवस पे हम देखेंगे। और सबसे पहले तो हम उनको वेलकम करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अदील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अदील, आर्ट, फ़नूने जिसको लतीफ़ा कहते हैं, बहुत एक वास्ट फील्ड है, और उसमें ख़ास तौर पे स्केचिंग के ऊपर बात करें तो एक जब स्केचिंग की जाती है तो उसके फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो कि कैनवस पर उतारने से पहले हमें उनका ख्याल रखना चाहिए? जी, जो मेन चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या हैं। एक्चुअली ये दो चीज़ें मैं देखता होता हूँ जो ज़्यादा, वो एक एक्सप्रेशन को देखता होता हूँ और एक मैं देखता होता हूँ हेयर्स को। तो ये दो चीज़ों को मैं ज़्यादा देखता होता हूँ। एक जो भी पर्सनैलिटी का जो स्केच होता है उसके अंदर कि उनका एक्सप्रेशन किस एंगल पे है, क्या पर्सपेक्टिव से हम उसको देख रहे होते हैं। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि एक आप कहते हैं बालों का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी होता है, और एक जो उनके एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं। ठीक है। और अगर लाइंस आपकी थोड़ी थोड़ी हाथ वीक भी हो तो चल जाती हैं? इसमें हम जो काम करते हैं ना वो लेयर बाय लेयर होता है, तो हर एक लेयर के ऊपर चीज़ अप्लाई होती है। तो लाइट से स्टार्ट होता है तो डार्क में जाता है, तो कहीं पे अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसको कवर अप कर लिया जाता होता है। अच्छा, पहले ज़माने में कैरी कैचेस बनाए जाते थे अखबारों के अंदर, बड़े मशहूर कैरी कैचेस होते थे। हमारी आंखें ना उनके ऊपर लगी होती थी कि आपने कोई ना कोई मैसेज देना है तो कैरी कैचर कार्टूनिफाई तरीके से जो मैसेज देते हैं। मगर अब क्या पोर्ट्रेट्स जो हैं वो एज अ मैसेंजर काम कर सकती हैं? कोई मैसेज देना चाह रही हो तो कर सकते हैं, और होता भी है ऐसा कि हम कोई भी हमारी जो बात होती है हम उसको विजुलाइज करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो भी सिनेरियो होता है, लेकिन मैं उस सिनेरियो के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ ह्यूमन स्केचिंग के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, और उसमें मैंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पर्सनालिटीज़ के स्केच बना के उन्हें प्रेजेंट किए हुए हैं। कौन कौन सी पर्सनालिटी के स्केचेस आपने बनाए हैं? बात करें तो सबसे पहले तो मैंने अपने पीर साहब का, हसन हसीबुर रहमान का स्केच बनाया था, उन्हें प्रेजेंट किया था। उसके बाद कासिम अली शाह साहब का स्केच बनाया, इफ्तिखार ठाकुर साहब का, आरिफ लोहार साहब का। उसके बाद पाकिस्तान की और भी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटीज़, जिसमें हमारे गवर्नर्स जो एक्स गवर्नर थे बुलीगुर रहमान साहब, उनका स्केच बना के उन्हें प्रेजेंट किया। चौधरी सरवर साहब, उनका स्केच बना के उन्हें प्रेजेंट किया।
और भी पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ के स्केच बनाए मैंने। इब्रार हक साहब की वीडियो भी चल रही है। जी, इब्रार हक साहब का भी, उनका भी आपने बनाया। तो अच्छा, जब आप स्केच बनाते हैं तो जब आप लोगों को देते हैं या आप गिफ्ट करते हैं तो लोग उससे कंपेयर करते हैं कि यार मैं तो नहीं ऐसा लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा, क्योंकि आपके तो बड़े रियल स्केचेस हैं, बहुत नियरेस्ट टू रियलिटी हैं जो कि मैं देख रही हूँ वीडियोज़ के अंदर। जी, मैं जो स्केच बनाता हूँ उसमें मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करता। मैं अप्रोक्सीमेटली मैं एक स्केच बनाने में 20 से 22 घंटे मुझे लग जाते हैं। 20 से 22 घंटे? जी। तो उस पर मैं फिर देखता हूँ कि किस टाइप की वर्किंग मेरी हुई है। तो अगर मुझसे अगर स्केच नहीं सही बने तो मैं उस स्केच को आगे प्रेजेंट नहीं करता। तो जो स्केच अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं कि मेरा कोई स्केच जो है वो मुझसे ना ऐसा बना हो। तो मैंने हर जो स्केच बनाए हैं वो मैंने बेहतरीन स्केच बनाए हैं और उनको प्रेजेंट किए हैं। अच्छा अदील, आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई, बट इट्स समथिंग विच इज़ गिफ्टेड इन यू, लाइक गॉड गिफ्टेड है। तो कभी सोचा था कि आप, वैसे आपकी फील्ड जो है वो कंप्यूटर साइंसेज है और आप कर रहे जो हैं वो स्केचिंग है, तो कैसे पैशन और प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं? मुझे ना 2020 में ये अपने अंदर एक नज़र आया था कि मैं शायद मेरे अंदर ये एक स्किल्स है। तो क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हम सब के अंदर स्किल्स डाल के ही हमें भेजा है, तो उसको बाहर निकालना हमारा खुद का काम है। तो 2020 में फ्री टाइम था तो मैंने कहा इसको करके देखते हैं। तो जब मैंने किया तो मुझे कोई टूल्स और टेक्निक का पता नहीं था। तो मैं बेसिक जो पेंसिल होती है और पेज होता है उसी से मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर उसको प्रैक्टिस करते करते मैंने चीज़ों को सीखा कि किस तरह से किया जाएगा। तो उसको फिर मैंने प्रोफेशनल उसको काम करना स्टार्ट किया। तो कहीं से मैंने सीखा नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। शान की भी स्केचिंग आपने की हुई, वो भी चल रही है पीछे स्क्रीन के ऊपर। अच्छा मुझे बताएंगे कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं आप? स्केचिंग के अंदर भी डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, चारकोल भी इस्तेमाल होता है, पेन एंड इंक भी होती है, पेंसिल शेडिंग भी होती है, तो आप किस मीडियम को प्रेफर करते हैं? जी, मीडियम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कैनवस के ऊपर अगर बात करें तो कैनवस के ऊपर कलर में भी आ जाता है, ऑयल में भी आ जाता है, वाटर कलर में भी आ जाता है। मैं जो मीडियम यूज़ करता हूँ वो पेपर और पेंसिल को यूज़ करता हूँ, और पेंसिल में मैं ग्रेफाइट को यूज़ करता हूँ, चारकोल को नहीं यूज़ करता। अब ग्रेफाइट के अंदर भी डिफरेंट हमारे पास मीडियम्स आ जाते हैं। पेंसिल के अंदर डिफरेंट डिग्रीज आ जाती हैं, कुछ लाइट डिग्री की पेंसिल होती हैं, कुछ डार्क डिग्री की होती हैं, कुछ टोन्स आ जाती हैं। जी, वो तो लाइक एक कंपनी से एक ब्रांड है, जैसे मोनो आर्ट या स्टेडलर हो गया। तो स्टेडलर मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। तो लाइट से हम डार्क की तरफ आते हैं, क्योंकि डार्क हम अगर स्टार्टिंग कर देंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको अरेज नहीं कर पाएंगे। तो लाइट से हम डार्क की तरफ अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक स्केच अगर आपको लगता है कि नहीं सही बना तो आप वापस उसको कि 22 घंटे के बाद आपने एक स्केच तैयार किया और आपको लग रहा है कि ये स्केच नहीं सिमिलर टू द पर्सनालिटी, फिर आप वापस एक स्केच उसी वक्त बनाते हैं? मेरे साथ अभी कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ। अच्छा। कि 20-22 घंटे मेहनत करने के बाद पता चले कि ये वो पर्सनालिटी नहीं है। तो क्योंकि हमें जब हम आउटलाइन क्रिएट करते हैं, आउटलाइन में ही हमें क्लियर हो जाती हैं चीज़ें कि ये वही पर्सनालिटी है और एग्जैक्टली हम उसी पे ही वर्क करने हैं। ठीक है। अच्छा अदील, हम चाहते हैं कि आप लोगों को लाइव जो है आज स्केच बना के भी दिखाएं, साथ साथ आप एक्सप्लेन भी करें। और आज कायद आज़म डे है और 25 दिसंबर है, योम कायद है आज, तो आप उसी मुनासबत से हम चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी पे आप स्केच बनाएं। जी बिल्कुल। तो प्रिपेयर हैं? यस। अच्छा, तस्वीर देख देख के बनाते हैं कि जी मोबाइल से देख के बनाते हैं? चलें आप स्टार्ट करें। कैनवस जो है वो आपके सामने मौजूद है, पेंसिल्स जो हैं वो भी आपने रखी हुई हैं, और मैं देखूंगी आप शेडिंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा मुझे भी आइडिया है क्योंकि बीइंग ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर हमने भी कहीं ना कहीं स्केचिंग ज़रूर की हुई है, मगर आपके स्केचेस तो बहुत ही परफेक्ट हैं, नो डाउट। ठीक है, ये अगर जूम करके साथ साथ दिखाते रहें तो आपका स्केच जो है, और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दिल आप ज़रा थोड़ा सी मूवमेंट उस तरफ कर लें, दूसरी तरफ, ताकि जो है हम लोग जूम करके दिखा सकें कि आपकी जो स्केचिंग है वो वाकई, अगर अब छोटे बच्चे भी देख रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जिनकी स्केचिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका काम ही होता है रोज़ पेंसिल और स्केच बुक लेके बैठ जाते हैं और ये देख रहे होते हैं। यूट्यूब जो है आजकल बेहतरीन एक कहते हैं ना कि एक
टीचर बन गया हुआ है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप यूट्यूब से भी सीख लेते हैं। अच्छा दिली, आपने थोड़ा सा उनकी जो लाइंस हैं वो फॉर्मेट कर ली थी पहले ही ना, ताकि टाइम लाइव शो है और बच जाए, तो आप इसी चीज़ को डार्क कर रहे हैं जी, ताकि अपीयरेंस ज़्यादा क्लियर हो जाए। अपीयरेंस क्लियर हो जाए और इसको डार्क आप लाइंस के साथ। अच्छा साथ आप एक्सप्लेन भी करते हैं जाए। अच्छा मेरा जो सिनेरियो होता है इसमें मेथड होते हैं, ग्रिड मेथड भी यूज़ किया जाता है जिसमें हम लाइंस ब्लॉक बना के हम उसको एरिया कवर कर लेते हैं, लेकिन मैं ग्रिड मेथड को यूज़ नहीं करता होता, मैं फ्री हैंड पे चलता होता हूँ और सबसे पहले मैं जो ड्रा करता हूँ वो आइज़ को मैं ड्रा करता हूँ। अच्छा, आंखें फेमिलियर हो तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आइज़ के बाद फिर मैं बाकी पूरे फेस को और फिर उसके बाद बॉडी की तरफ आता हूँ। ठीक है, सही है, ठीक है। आप थोड़ा सा ना दिल, आप थोड़ा सा इस तरफ करें ताकि कैमरा जो है ना वो आपको ब्लॉक ना कर पाए। ठीक है, अब जूम कर लें आप, और हाँ ये देख सकते हैं। वाकई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत एक प्रोफेशनल और एक बहुत सिमेट्रिकल पेंट देख रही हूँ, एक स्केच देख रही हूँ। तो अक्सर कभी सोचा है कि इनमें मैं कलर्स भी करूँ? कलर वाले जो मीडियम है उसकी तरफ मैं आया था एक दफ़ा, लेकिन मैंने फिर उसको ना स्केचिंग के अंदर नहीं, उसको मैंने कैलीग्राफी के अंदर मैं लेकर आया था। तो कैलीग्राफी मैंने कैनवस के ऊपर कलर की कलर्स के साथ की है जी। स्केचिंग आप फिर भी? स्केचिंग मैं पेंसिल के ऊपर ही। इसको पोर्ट्रेट्स भी कहते हैं जी। पर्सनालिटी स्केचिंग के साथ साथ इनको पोर्ट्रेट्स भी कहा जाता है। और अच्छा, वेरी नाइस। आईज तो बिल्कुल फेमिलियर, बिल्कुल वैसी लग रही हैं। अब कहते हैं ना कि आपकी छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो एक दिन की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको बढ़ा देती है। इसी तरीके योम कायद है, कायद आज़म डे है, तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं आप लोग कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका विज़न था, जो सोच थी उनकी, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर, हमारे दिलों में जो है वो बसे। और यही तरीका होता है छोटे बच्चों को बताने का कि आप उनसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराएं, या तो कोई बुक का एक पैराग्राफ दे दें पढ़ने को, उसके बारे में पूछें कि आपने क्या पढ़ा, क्या मतलब है। या जिन बच्चों को वाकई आर्ट्स का शौक़ है और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ पेंट करना, तो आप एक पिक्चर निकाल के दें कि वी वांट यू टू पेंट दिस। और जब वो पूछेंगे कि मामा ये किसकी पिक्चर है या ये कौन थे, तो आप उनको बता सकते हैं ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी वजह से आज हमने पाकिस्तान का जो एक, हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं, एक उन्होंने तख़य्युल किया, एक सोच के साथ ये मुल्क बनाया जहाँ हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये वो मुल्क के वो बानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम पेरेंट्स का काम है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को बता सकें, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा डिजिटली जो है वो मसरूफ़ कर दिया हुआ है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है हम उनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएं। और बताएं जी कि 25 दिसंबर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, छुट्टी क्यों दी जाती है, आम तातील का ऐलान कर दिया जाता है। इस दिन जो है आप उनको म्यूज़ियम्स में ले जाएं, जिन्ना लाइब्रेरी है, जिन्ना म्यूज़ियम है। अब तो डिजिटल म्यूज़ियम बहुत बड़ा जो है मीनार पाकिस्तान के अंदर जो है वो कायम उन्होंने किया हुआ है, जहाँ आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पुराने जो हैं फरमुदात जो हैं वो नज़र आएंगे। उनके रेडियो के बयानात वहाँ महफूज हैं, वो आप बार बार सुन सकते हैं। आप टेलीफ़ोन उठाएंगे तो आपको वहाँ उनकी जो कॉल्स थी जो कि डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास, वो आप सुन सकते हैं। आर्काइव्स में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पिक्चर्स की बहुत बड़ी वहाँ कंट्रीब्यूशन है। तो ज़रूर अपने बच्चों को आप म्यूज़ियम्स लेके जाएं। और एक म्यूज़ियम ही एक मुल्क का जो होता है वो सरमाया होता है, असासा होता है, जहाँ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो महफूज होती हैं। और ये कहते हैं ना कि फ्यूचर के लिए जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्वेस्टमेंट है जो कि हम अपने बच्चों में करते हैं। उनको पता हो कि उनकी हिस्ट्री क्या है, और जो लोग अपनी हिस्ट्री से जुड़े होते हैं उनके अंदर डीप रूटेड होती हैं, वो कौमें जो हैं हमेशा आगे जाती हैं। तो हमने सोचा कि आज ये हमारी भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, इस दिन के हवाले से हम अपनी ऑडियंस के साथ करें। तो ये जो एक पिक्टोरियल जो एक हमने यहाँ एक्टिविटी रखी है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए रखी है। जी अदील, ऑलमोस्ट मैंने ऑलमोस्ट डन है जी।
अब मैं चाहती हूँ कि ज़रा कैमरा थोड़ा सा और फोकस कर लें ताकि उनका चेहरा जो है वो नुमाया हो जाए। अच्छा, शेड करने का भी आपने बड़ा तरीके से आप कर रहे हैं। अच्छा, शेड करके अक्सर लोग हाथ से भी यूँ स्मच करते हैं। जी, ब्लेंडिंग करने के लिए डिफरेंट हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए हम उसको ब्लेंड कर सकते हैं। इस ब्रश का क्या नाम है? फ्लैट ब्रश। जी। तो कहाँ एग्जीबिशंस करते रहे आप? मैंने क्योंकि मैं प्रोफेशनली कंप्यूटर साइंस लेक्चरर भी हूँ और डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उन्हीं इंस्टीट्यूट के अंदर मैं एग्जीबिशन भी कर लेता हूँ ताकि बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त आपने बनाई है और बाकी बड़ी सिमेट्री है इसमें। देयर इज़ नो डाउट कि पोर्ट्रेट जो ऐसी लग रही है जैसे रियलिटी में यहाँ है। ये भी एक आर्ट है और इस फ़न को अगर वो कहते हैं ना कि आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें हों तो बाकी सीखने के बगैर ही अगर आपको आते हो तो आपको इस चीज़ों के बारे में पता है। आपने कैसे असेस किया कि आपके अंदर ये स्केचिंग के आर्ट मौजूद है? मैं वैसे ही घर में जब फ्री टाइम मिलता था तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ को मैंने क्रिएट कर लेना। तो लेकिन स्केचिंग मैंने कभी भी नहीं की थी, तो 2020 में ही मैंने स्केचिंग की थी। तो वो मैंने बस नॉर्मल मैंने कोशिश की कि मैं इसको बना के देखता हूँ कि मैं कितना क्लोज टू बना सकता हूँ। तो वो मुझे फ़र्स्ट अटेम्प्ट में पता चला कि ये मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो फिर मैंने स्केचिंग की तरफ ही अपने आप को मूव कर लिया। बाकी जितने भी मैं एब्स्ट्रैक्ट भी करता था या कैलीग्राफी भी करनी या कुछ और भी ऑब्जेक्ट आर्ट भी करना, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर मैं स्केचिंग के ऊपर ही। आपको लगता है सबसे बेहतरीन आपके पास ये आर्ट है? जी। वेरी नाइस। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। और अच्छा, आपने ये जो स्केच है आप कहते हैं 22 घंटे में आप बनाते हैं, यहाँ तो आपने कुछ मिनटों में बना लिया। क्योंकि मैं 20 से 22 घंटे में जो बनता है वो उसमें हम ओवरऑल स्केच को देते हैं डिटेल में। तो उसके ऊपर ये तो जस्ट एक आउटलाइन और ये एक अब ये आपने शेड वगैरह करना था। डॉक्टर कदीर खान भी आपने स्केच किए हैं। जी। सरवर साहब तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, पीछे वीडियो में मैं देख रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, जब आप पर्सनालिटी स्केचिंग करते हैं तो लोगों को राब्ता कैसे करते हैं कि मैं आपकी स्केचिंग की, मैं आपको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ? सलीम शेख साहब भी आपने स्केच किए हैं। जब एक पर्सनालिटी को मैं प्रेजेंट करता हूँ तो फिर दूसरी पर्सनालिटी से कांटेक्ट जो करना है वो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो वो कहते हैं हमारा ही बना दो। जी, ठीक है। ये सारे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लिए हुए सबको? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी नाइस। वैसे आप एक स्केच बनाने का कितना लेते हैं? लाइक हाउ मच यू चार्ज? आपकी एक पेंटिंग, एक जो आपका एक पोर्ट्रेट है, कितने में बिक जाता है? मैंने कमीशन वर्क किए हुए 10 to 12 मैंने कमीशन वर्क किए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता था कमीशन वर्क करने में। पर्सनैलिटीज़ के ही मैं बनाता था, तो वो मैं 15 से 20,000 चार्ज करता था। ठीक है। आपको पता है एक ज़माने में अली ज़फ़र जो हैं वो भी स्केचिंग करते थे? जी, अली ज़फ़र भी स्केचिंग करते थे और लाइव स्केचिंग करते थे उसी वक्त बैठ के। जी। ये वेरी नाइस। ये देख सकते हैं जी, बिल्कुल जी पोर्ट्रेट जो है वो बन गई है। और थोड़ा सा अगर जूम करें तो हम लोग हाँ बिल्कुल ये स्क्रीन पे आ गया है कि कंप्लीट पोर्ट्रेट जो है वो तैयार है। और आई थिंक वो पेंसिल थोड़ी सी लाइट है ना, तो इसलिए उसको इतना ज़्यादा फोकस में नहीं आ रहा। बाकी थोड़ा सा अगर आगे करते हैं, इसको आगे ले जाए, थोड़ा सा आगे ले आए। अब यहाँ से अगर हमारे कैमरामैन जूम कर दे तो ऑटोमेटिकली को लगेगा कि बिल्कुल ये देख सकते हैं पोर्ट्रेट, ज़बरदस्त पोर्ट्रेट बन गई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
कि कहते हैं कि याद में, उनके यौम पैदाइश में आज उनके लिए हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है कि हमने पोर्ट्रेट बनाई है और ये एक्टिविटी आप घर में करा सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच अदील, आप बैठें तो हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। और मुझे जल्दी से एक बता दें कि यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका इस दिन के हवाले से? मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर इंसान के अंदर स्किल्स डाल के ही उसे इस रूह ज़मीन पे भेजा है। तो अपने अंदर जो स्किल्स हैं उसको बाहर निकालना चाहिए और अपने आप को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें वहाँ पे अपने आप को इन करना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है और कितनी कैपेबिलिटी है, फिर आप उसको उसी बिहाफ के ऊपर आप उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का। अदील अहमद साहब हमारे साथ आर्टिस्ट थे और आपने देखा कि उन्होंने कैसी एक ज़बरदस्त किस्म की पोर्ट्रेट जो है कुछ ही मिनट में स्केच कर दी। और ज़रूरी नहीं कि स्किल्स जो हैं वो पैसे से सीखी जाएँ। स्किल्स जो होती हैं हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी होती हैं, उसको एक्सप्लोर करना, तराशना जो है इंसान की इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर जो है मुहित होता है कि इंसान कितना अपने आप को गौर फिक्र करता है, उसको पता होता है कि उसकी कौन सी स्किल जो है कब काम आ सकती हैं। तो पर्सनालिटी पोर्ट्रेट आपने देखी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बड़ी ज़बरदस्त जो है इनोवेटिव सी बात हमने सोचा कि हम आपसे शेयर करें और आपसे पूछे भी कि माँ की जो ग़िज़ा होती है वो बच्चे के जेंडर के ऊपर और इसके साथ साथ जुड़वा बच्चे जिनको ट्विंस बच्चे कहते हैं उनके ज़्यादा पैदा होने के इम्कानात पर जो है बहुत गहरा असर डालती है। हमेशा से ही कहा जाता है जेंडर जो है वो तो अल्लाह ताला की देन है, बिल्कुल है, मगर अब रिसेंटली जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक आप जो खाते हैं, जो बॉडी आपकी कंज्यूम करती है, उसमें जो है अच्छी कंजम्पशन के ऊपर जो है क्या फ़ीमेल पैदा हो सकती है या अगर कंजम्पशन अच्छी नहीं होती तो क्या मेल पैदा हो सकता है। तो ये भी एक रिसर्च का हिस्सा है। और उसके साथ साथ जुड़वा बच्चे, जो अक्सर हमारे यहाँ एक मिथ है कि ख़ानदान में अगर जुड़वा बच्चे होंगे ही तो ही जुड़वा बच्चे आपके आगे से पैदा होंगे, मगर ऐसा नहीं है। उसकी जो बेस है वो भी खुराक के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और सवाल ये है कि वालिदैन बल्कि सेहत के जो शौकीन अफराद के लिए हमेशा से ही जो खुराक है वो पुरकशिश तौर पे नज़र आती है, मगर बहुत सी कदीम रवायात और ख़ानदानी मशवरे यही कहते हैं कि माँ की ग़िज़ा और मखसूस खाने की आदत बच्चे की जिन्स या जुड़वा बच्चों के इम्कानात को मुतासिर करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जेंडर जो है वो कैसे हम रूल आउट कर सकते हैं और जुड़वा बच्चे जो हैं हमें कैसे पता हो सकता है कि जुड़वा बच्चे होंगे या ना नहीं होंगे, और क्या ये जीन्स में होता है या खुराक भी इसके ऊपर जो है मैटर करती है। और हमें ज्वाइन किया है, आपने उनको हमारे पहले भी शोज़ में देखा है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं डॉक्टर हफ्सा नसीर, जो कि स्पेशली आती हैं फैसलाबाद से, हमारे शोज़ का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है हाँ जी जेंडर के ऊपर। जी, जेंडर जो है उसका पता लग सकता है हाँ जी खुराक की बेस के जी, ऊपर, बिल्कुल। और जुड़वा बच्चों के ऊपर भी बात हो रही है कि उसका भी पता लग सकता है जी। ये कैसे पता लग सकता है? अच्छा, जहाँ तक जेंडर की बात है तो इसमें दोनों का रोल है, मेल का भी है और फीमेल का भी है। मेल का रोल थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि स्पर्म्स दो तरह के होते हैं। बेटी के लिए जो स्पर्म आता है फीमेल ने जो एक्सेप्ट करना है वो एक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम हम उसको कहते हैं, और इसी तरह जो मेल के लिए उसने एक्सेप्ट करना है वो वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये फीमेल के यूट्रस के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपकी डाइट डिसाइड करेगी कि किसको ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। आपकी डाइट वो सारा का सारा इन्वायरमेंट डिसाइड कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं और आपकी यूट्राइन जो इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन है, ज़्यादा अल्कली की तरफ है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वाई क्रोमोसोम को एक्सेप्ट करेगी, मेल को एक्सेप्ट करेगी। और इसी तरह मेन स्पर्म्स भी जो मेल्स के लिए आते हैं वो बहुत एक्टिव स्पर्म होते हैं लेकिन लाइट स्पर्म होता है वो, तो वो जेंडर ज़्यादा है कि बेटा आएगा। और इसी तरह अगर माँ को आयरन पूरा है, बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं, ये तो बहुत ज़्यादा प्रूवन रिसर्चेस हैं कि वो फीमेल जो आयरन डेफिशिएंट है वो फीमेल के साथ ज़्यादा कंसीव करती हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाली फीमेल जो आयरन डेफिशिएंट होती हैं, वो उनमें जो है वो फीमेल कंसेप्शन है, और जिनका आयरन अच्छा होता है वो मेल को
ज़्यादा कंसीव करने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर फीमेल की वॉर्म का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा एसिडिक होगा और मेन स्पर्म जो है वो बहुत हैवी वाला स्ट्रॉन्ग स्पर्म आएगा, तो फीमेल का जो एनवायरनमेंट कंसीव करने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो गर्ल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सारी की सारी आपकी डाइट का रोल, आपके लाइफस्टाइल का रोल सबसे ज्यादा है कि आपकी बॉडी में आपका क्या एनवायरनमेंट। आपने बात की एल्कली की, तो एल्कली बेस के अंदर कौन सी डाइट आती है? एल्कली में ज्यादातर जब हम बात करते हैं तो उसमें सारी की सारी पोटेशियम रिच फूड्स आ जाती हैं और सोडियम का इस्तेमाल आ जाता है, और वो वाले ग़िज़ाएं जो ज़मीन के अंदर हैं जैसे कि शकरकंदी। जब हम पोटेशियम की बात करते हैं, जितनी भी हमारी ग्रीन सब्जियां हैं, सारी की सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन्स हैं, बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स है। जितनी भी सब्जियां वो फीमेल्स जो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो उनका जो है वो बॉडी का इन्वायरमेंट ज़्यादा अल्कलाइन रहता है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मेल्स के साथ कंसीव कर सकती हैं। इसके साथ स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं शकरकंदी, उसमें और जितनी मूली है जो ज़मीन के अंदर है, आलू का इस्तेमाल जो फीमेल ज़्यादा करती हैं, तो उनकी बॉडी में अल्कलाइन ज़्यादा इन्वायरमेंट रहता है, तो वो वाई क्रोमोसोम को यानी कि स्पर्म्स में वाई को ज़्यादा इन्वायरमेंट देंगी कि वो मेल्स के साथ कंसीव करेंगे। एसिडिक है, जिनको आप कहते हैं बेटियां कंसीव होती हैं, हाँ जी, फीमेल कंसीव होती है, तो एसिडिक में कौन सी खुराक आती है? मोस्टली जो बहुत ज़्यादा सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स पे जोर दिया होता है, बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा बीफ का यानी कि बड़े गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं, और इसके साथ मैग्नीशियम वाले नट्स, स्पेसिफिकली वो वाले ड्राई फ्रूट जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, जैसे कि अंजीर है, जैसे कि हमारे स्पेसिफिकली कैश्यू नट है जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, जो इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही होती हैं, तो इनकी बॉडी की जो पीएच है वो कम रहती है, इन्वायरमेंट ज़्यादा एसिडिक रहता है, और अगर मैन का स्पर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा तो फीमेल के साथ कंसीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और जो बहुत ज़्यादा प्रूवन रिसर्च है वो तो आयरन की है, और अगर फीमेल ने जो है वो ऑलरेडी आयरन नहीं लिया हुआ, उनमें खून की कमी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गर्ल्स के साथ कंसीव करेंगी। इसको जो है वो प्रॉपर साइंस जो है वो अब इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई है और इसको प्रूव कर रही हैं। बाकी डेफिनेटली जो अल्लाह ताला है वो तो सबसे बड़ा जो है साइंटिस्ट है। बिल्कुल, हमने एक ब्रेकिंग पे जाना है, तो ब्रेकिंग के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे आज के ख़वातीन जो हैं वो जेंडर को कैसे असेस कर सकती हैं, और जुड़वा बच्चे जो हैं ग़िज़ा से जो हैं कैसे हासिल कर सकते हैं। जिनको शौक़ है जुड़वा बच्चों का, तो अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें उन्होंने खानी है, अपनी स्लीपिंग साइकिल कैसे ठीक करनी है, तो हमें बताएंगी डॉक्टर हफ्सा। डॉक्टर हफ्सा, जुड़वा बच्चे जो हैं, आप बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ जी, तो अपनी प्रैक्टिस बताएं कि कभी आपने सोचा था कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हो जाएंगे, और हालांकि आपकी फैमिली में भी जुड़वा बच्चे नहीं बिल्कुल हैं। भी फैमिली में तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा अपनी हार्मोनल हेल्थ मैंने इम्प्रूव की, क्योंकि मेरा खुद जो है वो डिग्री जब पूरी हुई है उसके बाद जब शादी का प्लान था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपकी हार्मोन हेल्थ को अच्छा करती थी, तो मैंने उन प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। इसी तरह मैक्सिमम चांसेस वैसे अगर आप ट्विंस का कहें तो उन्हीं को होते हैं जिनकी माँ की साइड पे ट्विंस बच्चे आए होते हैं, उन फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन दो तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं, एक होते फिटर्नल ट्विंस जो एक जैसे नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। मेरे माशाल्लाह से फिटर्नल भी हैं जो मेरे बॉयज़ हैं, और एक होते हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। उसमें मोस्टली जो है वो आपकी हार्मोन हेल्थ अच्छी हो तो आपके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और जब आप लाइफस्टाइल को साथ मैनेज करके चलते हैं तो आपके नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस, मतलब कि फीमेल के ज़्यादा एग बनने के चांसेस तब होते हैं जब आपने BMI को एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन किया। मतलब BMI हमारा होता है कि हमारा वजन हमारे कद के हिसाब से कितना होना चाहिए, 18 से 24 तक है, मतलब एक आपने मिनिमम BMI मेंटेन की, मतलब बहुत ज़्यादा पतली लुक आपने मेंटेन की हुई है। एक होती है आपने 24 तक अपनी BMI मेंटेन की, जिसमें आपका अच्छा मस्कुलर मैस है, आप हेल्दी वेट पे हैं, उसमें आपकी बॉडी में हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपने अपने मैक्सिमम वेट पे रहना है, आपकी एग ज़्यादा बनते हैं, आपका IGF-1 ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसके साथ वो ख़वातीन जो कंसीव करती हैं मोस्टली 30 से लेके 35 की एज में, उस टाइम पे हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन फीमेल्स के जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह वो फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे दूध, चीज़, पनीर का बहुत बड़ा रोल है। जो फीमेल्स पनीर का इस्तेमाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, हम दूध पी लेते हैं, हम देसी घी खा लेते हैं, हम मक्खन लेते हैं, मलाई निकाल के।
अगर आप पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करें उसमें हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लेटेस्ट रिसर्चेस कहती हैं वो कहती हैं कि पनीर डायरेक्ट IGF-1 रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी 2 से 3 अंडे एक महीने में प्रोड्यूस करती है। अच्छा। जिसमें अगर मैन की भी स्पर्म हेल्थ अच्छी है, मतलब अगर मेल भी अच्छा जिंक ले रहा है, अच्छी प्रोटीन्स खा रहा है, तो तब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ट्विंस के साथ कंसीव करने के लिए। इसके साथ साथ फीमेल जो फॉलिक एसिड प्रॉपर ले रही हैं, क्योंकि आपके फॉलिकल डायरेक्टली फॉलिक एसिड से रिलेट कर रहे होते हैं। तो मैंने खुद ने 2017 के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे 1200 माइक्रोग्राम तक फॉलिक एसिड लिया। मार्केट में 100-200 में अवेलेबल है। पूरे महीने के लिए अगर आपने फॉलिक एसिड खाना है, छोटी छोटी टैबलेट्स मिलती हैं, 200 रुपये, मेरा ख्याल 180 या 190 रुपये की वो गोलियां हैं जो मिलती हैं। वो आप प्रॉपर, हमारे यहाँ असल में हार्मोन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। सोशल टैबूज है, अगर कोई लड़की ये बात करती है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा बनाया जाता है, भाई इसको अभी से फिक्र है। मैं कहती हूँ जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तभी आपको अपनी हार्मोन हेल्थ की जो है वो फिक्र होनी चाहिए। उसके साथ आपकी स्लीपिंग साइकिल का बहुत बड़ा रोल है आपकी हार्मोन हेल्थ में। आजकल इतना ज़्यादा आपने PCOS सुना है, वो इन फीमेल्स को है जो बहुत ज़्यादा दिन में सोती हैं, रात को जो है वो अपना स्लीप साइकिल ख़राब करते हैं, उनकी बॉडी में ओवल्यूशन हो ही नहीं रहती, 2 से 3 क्या उनका एग ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। और इन फीमेल का जो बहुत ज़्यादा डाइट कर करके बहुत लीन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को पतला कर चुकी हैं, उनके भी अंडे बहुत ज़्यादा वीक बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर है, मतलब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का है, आपकी बॉडी में बहुत अच्छी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कंट्रोल होगी, आपकी बॉडी का हार्मोन बहुत अच्छा प्रोड्यूस होगा, आपके हाइपर एवोल्यूशन के चांसेस मैक्सिमम होंगे, तो आपके 2 से 3 अंडे बन सकते हैं, जिसमें ट्विंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और हमेशा ख्याल रखना है कि प्रोटीन बहुत अच्छी खानी है, जिसमें अंडे का इस्तेमाल रेगुलर करना है। 2 से 3 अंडे की सफ़ेदियाँ अगर आप प्रायर टू प्रेगनेंसी हैं, प्लान कर रहे हैं या आपकी शादी होने वाली है, आपने अपनी डाइट में 2 से 3 अंडे की सफ़ेदियाँ डेली लाजमी शामिल करनी है। वॉक को अपनी रूटीन बनाना है। इसके साथ साथ आपने जो है वो डेली पनीर का इस्तेमाल तकरीबन अपनी लाइफ में 3 से 4 महीने चीज़ और पनीर का इस्तेमाल लाजमी करना है। मैक्सिमम प्रोटीन्स खाने का आपने जो है वो अपना टाइम बनाना है और अपनी BMI को एक नॉर्मल वेट पे मेंटेन करना, फैट नहीं गेन करना। मतलब ये ना हो कि अब मैंने कहा थोड़ा सा वेट गेन करें और आप फैट गेन करना शुरू कर दें। आपने जितना वेट गेन करना है वो आपने अपनी बॉडी को मस्कुलर गेन करना है। आपने अच्छी प्रोटीन खा के मस्कुलर बना के थोड़ा सा हेल्दी नजर आना है, जिसमें हाइपर ओवल्यूशन के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं और ट्विंस होने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं। अच्छा हफ्सा, ये भी बताएं जो खवातीन बच्चों की ख्वाहिशमंद हैं, जिनके यहाँ हमल नहीं होता, कंसीव नहीं कर पाती, तो वो अपनी खुराक कैसे रखें जिससे वो कंसीव कर पाएं? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा फीमेल वो वाली कंसीव नहीं कर रही होती जिनमें ओवल्यूशन नहीं हो रही होती ना। हमारा हर महीने अल्लाह ताला की तरफ से हमारे 14th डे ऑफ साइकिल पे एग रिलीज होता है। बहुत सारी फीमेल जिनमें हाइपर ओवल्यूशन जैसे कि ज़्यादा अच्छी हार्मोन हेल्थ है, वो 2 से 3 अंडे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन एक एग रिलीज होना लाजमी होता है। बहुत सारी फीमेल्स को नॉर्मल पीरियड्स आ रहे होते हैं, वो समझ रही होते हैं हमारे हार्मोन ठीक है, लेकिन उनकी ओवल्यूशन नहीं हो रही होती। वो इसी वजह से बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें मैं अगेन वही बात ऐड करूंगी कि आपने फॉलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना है। और वो फीमेल है ना जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाती हैं, जैसे रोटी, चावल, ब्रेड पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है, उनमें कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है, हार्मोन हेल्थ ख़राब हो रही होती है, जिसमें आपके जो है वो ओवल्यूशन नहीं हो रही होती। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि रोटी चावल का इस्तेमाल कम करना है। बेशक बहुत सारी लीन होती हैं, पतली पतली औरतें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोटी चावल खा रही होती हैं, प्रोटीन को इग्नोर कर रही होती हैं, उनकी बॉडी में भी इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी ओवल्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो वो कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो वो फीमेल जो बहुत ज़्यादा कंसीव करना चाहती हैं वो कोशिश करें कि रोटी चावल का इस्तेमाल कम करें, और अगर खाना भी है तो दिन के पहले हिस्से में खा लें, रात को बहुत ज़्यादा रोटी चावल खा के ना सोएं, ताकि उनकी जो है वो बॉडी की हार्मोन हेल्थ अच्छा। आपने बताया कि PCOS भी बहुत एक रोल अदा करते हैं कंसेप्शन ना होने में, तो PCOS का क्या इलाज है और जो हम खुराक के जरिए कर सकते हैं? PCOS का जो इलाज है ना वो है ही खुराक के जरिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हर महीने फीमेल का फॉलिकल रिलीज हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने बात की कि वो ओवल्यूशन नहीं होती, ओवल्यूट नहीं होता एग, तो वो अंडा वैसे का वैसे ही ओवरी में पड़ा रहता है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा, वहां बैठा बैठा ही उसके गिर्द पानी की लेयर बन जाती है, उसको ही हम
PCOS कहते हैं, कि वो जो ओवल्यूशन के बगैर वाला एग पड़ा हुआ है, अपने गिर्द पानी की थैली बना के, वो पानी की थैलियां फीमेल्स को बन जाती हैं। इसमें आपने करना क्या होता है, 3 महीने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने हैं। रोटी, चावल, ब्रेड आपने खानी भी है तो आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में खा लें, आप अपने नाश्ते में खा लें। आपने रोटी खानी है, आप दोपहर को खा लें। आपने दोपहर 2 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट करती है, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन इस तरह से कि शाम को कार्बोहाइड्रेट खाएंगे इतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगी, हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, जिसकी वजह से अगले दिन आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉम्प्रोमाइज होगा और आपकी हार्मोन हेल्थ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाएगी। तो PCOS में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत कम करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा लेना है, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 3 महीने के लिए डेली 30 मिनट्स वॉक करें। रोटी और राइस को दोपहर के टाइम पे शिफ्ट कर दें या बहुत कम लें या खाएं ना। रात को प्रोटीन का इस्तेमाल करें, उसमें सूप ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। कोई प्रोटीन का सोर्स आपने खाना है और जल्दी खा लेना है और जल्दी खा के जल्दी सोना शुरू कर देना है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली कंसीव कर सकते हैं? ऑब्वियसली पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली को तो मल्टीपल एग्स भी हो सकते हैं, वो तो ट्विंस के साथ भी कंसीव करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट करवाती हैं तो उनकी बिल्कुल पहले ओवल्यूशन नहीं हो रही होती है, और जब वो ट्रीटमेंट करवा के इसको प्रॉपर ठीक करती हैं तो उनमें हाइपर ओवल्यूशन के ज्यादा अंडे के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो PCOS वालों को तो ट्विंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं जब वो अपनी हार्मोन हेल्थ से इंप्रूव करती हैं। दवाइयां भी देते हैं बहुत ज्यादा, और हार्मोन्स भी दिए जाते हैं आपको PCOS में, जिससे आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है और फिर आपकी कंसेप्शन प्रॉब्लम हो जाती है। जब वेट गेन हो जाएगा तो कंसीव नहीं कर पाओगे। क्या करना चाहिए? ना, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात है। आप यकीन करें, डेली OPD में 13-13 साल की बच्चियां आती हैं जिनमें बहुत सारी, सॉरी टू से, गायनोकोलॉजिस्ट बहुत बड़े बड़े नाम, उन्होंने उन बच्चियों को इतने महंगे महंगे हार्मोन्स दिए होते हैं जो हम 40 साल में भी देते हुए सोचते हैं। वो उन फीमेल्स को कि पीरियड्स नहीं आ रहे, वो 5 से 6 दिन के लिए वो वाला हार्मोन खाना होता है। आपने अपनी बॉडी को थोड़ा वक्त देना है। आपकी बच्ची को हार्मोन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वक्त दे, आप उनको वो हार्मोन खिलाएं ना। वो माएँ, उन बच्चियों को, मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया है, 12 साल की बच्ची को हार्मोन खिलाया और अगले तकरीबन 5 से 6 साल के लिए उस बच्ची को एमेनोरिया, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, क्योंकि अब उसकी बॉडी में प्रोडक्शन बंद हो गई है। उसकी बॉडी उसी हार्मोन का इंतजार कर रही है कि जो मुझे दवाई के जरिए मिलना है। तो सबसे पहले जब हार्मोन हेल्थ खराब होती है, बिल्कुल भी हार्मोन नहीं देने चाहिए। और प्रेग्नेंट होने की दवाइयां जो फीमेल्स खाना शुरू कर गई हैं, मेरी उनसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जाके अपने पैसे ज़ाया ना करें। जब तक आप PCOS के साथ हैं, जब तक आप ओबीज हैं, आप ओवरवेट हैं, आप दुनिया के 10 लाख के भी हार्मोन लगा लेंगे ना, आपको कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम हैं। अपनी बॉडी को नेचुरली कंसीव करने दें, अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट इस तरह से बनाएं कि वो हार्मोन आपकी बॉडी में एक्सेप्ट तो हो, क्योंकि जब वेट ज्यादा होता है, इतना महंगा हार्मोन दिया जाता है, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको कबूल ही नहीं करती। और लोग 35 to 40 के जो ब्रैकेट होती है एज की, उसके ऊपर भी खवातीन जब कंसीव करना चाहती है तो नहीं होता, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली एग प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है, क्वालिटी गिर जाती है। तो उसके लिए फिर लोग डिफरेंट हर्बे इस्तेमाल करते हैं, IVF की तरफ जाते हैं। तो आप सजेस्ट करती हैं कि खुराक से इस चीज को भी हम कर? अच्छा, IVF जो है वो पूरा एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है, उस पर लोग बड़े बड़े पैसे लगा के, बहुत सारे लोग जाया करवा के भी आ जाते हैं। IVF एक बहुत बड़ी नेमत है जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उनके लिए। लेकिन IVF के लिए भी अगेन मैं वही बात करूंगी कि आपने देखा है ना, इतने लोगों का फेल होता है। हमने 0.8 मिलियन लगाया, किसी ने 1 मिलियन तक लगाया, लेकिन फेल हो गया। IVF फेल होने के भी चांसेस तब होते हैं जब फीमेल की बॉडी वेट ठीक नहीं होता, खुद की हार्मोन हेल्थ ठीक नहीं होती। आपने सबसे पहले IVF के लिए भी जाना है, 100% अपना वेट नॉर्मल पे लेके आना है, खुद की हार्मोन हेल्थ इतनी ज्यादा अच्छी करनी है, उसके बावजूद जब आपका तब आपका IVF सक्सेसफुल होगा। अगर आपकी इतनी ज्यादा हार्मोन हेल्थ खराब है और आप जाके कंसीव की मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपको कभी भी कंसीव होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हफ्सा, इट वाज एन अमेजिंग सेशन विद यू। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि खुराक के जरिए जो है हम कैसे जो है ये भी रूल आउट कर सकते हैं कि जेंडर जो है वो हमारा कौन सा होगा, फीमेल पैदा होगी या मेल पैदा होगा। इसके साथ साथ जुड़वा बच्चों की पीछे जो रिसर्च है उसके बारे में भी आज हमने बात की है। तो व्यूअर्स, आज का शो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके जो है ज़रूर
लिखें कि आप कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं। और व्यूज़ बात यह है कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि मौसम चाहे जो भी हो, चाय बने बस टपाल दानेदार से, तो चाय पिएं। और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।